friends, welcome to English Literature Notes. So now we are going to discuss Restoration Age, जो कि न्यू क्लासिकल एज का ही एक पार्ट है और इसे हम लोग एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्ट होता है 1660 से और 1700 तक ये चलता है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट पीरियड में देखे थे कि कॉमनवेल्थ एज था और उससे पहले कैरोलाइन एज था। कैरोलाइन एज में चार्ल्स फर्स्ट जो थे उसको राजा को हटा दिया गया था और कॉमनवेल्थ एज स्टार्ट हो गया जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल अपना रूल्स चला रहे थे और उस समय पार्लियामेंट का राज था। फिर क्या होता है देखते हैं कि ओलिवर क्रॉमवेल का देश जाता है। उसके बाद उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल जो है वो रूल्स करने लगता है, लेकिन वो इतना सही नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको सब हटा देते हैं और चार्ल्स सेकेंड जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे उसे अगेन बुलाया जाता है इंग्लैंड और बोला जाता है कि आके अपना राजगद्दी संभाले। तो इसी राजा के रिस्टोरेशन को मतलब अगेन जो पार्लियामेंट का रूल्स ख़त्म हो जाता है और फिर से मोनार्की स्टार्ट हो जाता है, इसको ही हम लोग रिस्टोरेशन और के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग चार्ल्स सेकेंड को मैरी मोनार्क के नाम से जानते हैं, जिसका राज्य स्थापित हुआ था 1660 में और हिज रीजन वॉज मार्क्ड बाय द शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट प्यूरिटन रूल्स ऑफ कॉमनवेलियंस इरा टू मोर रिलैक्स एंड प्लेजर सीकिंग एटमोसफियर। तो जैसे कि हम बताए थे लास्ट एज में कॉमनवेल्थ एज में कि जो ओलिवर क्रॉमवेल थे वो पूरा प्यूरिटन्स के रूल को लागू कर दिए थे। उस समय पूरा क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता था, पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था। लोगों को एकदम थिएटर वगैरह देखना अलाउ नहीं था, सब कुछ बंद हो चुका था, कोई भी अपना शौक़ पूरा नहीं कर सकता था। तो ये सारे जो भी रूल्स थे उससे लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाता है कि क्योंकि जब साल सेकेंड आते हैं तो अगेन सब कुछ पहले जैसे स्टार्ट हो जाता है, थिएटर भी ओपन हो जाता है और लोग पहले की तरह जी सकते थे। तो अब हम देखते हैं इसके हिस्टोरी के इवेंट को। तो मोनार्की रिस्टोर होता है 1660 में, जब ये चार्ल्स सेकेंड अगेन आके अपना राजगद्दी संभालते हैं और दिस सिग्निफिकेंट चेंज इन इंग्लिश सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड कल्चर, हर एक तरह से देखते हैं, हर एक चीज़ में चेंज आना शुरू हो जाता है। मोनार्की रिस्टोर हो जाता है और इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम रिपब्लिक बैक टू मोनार्की। फिर देखते हैं इस एज में क्या होता है, ग्रेट प्लेग 1665 में हम लोग देखते हैं कि ग्रेट प्लेग स्टार्ट हो जाता है। प्लेग एक बीमारी स्टार्ट हो जाता है और ये पूरा इसके कारण नुकसान होता है और लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो कि 1666 में देखते हैं कि एक बहुत भयंकर आग लग जाता है, जो कि थॉमस फेरिनर्स बेकरी ऑन पुडिंग लैंड से स्टार्ट होता है और 4 दिन तक चलता है आग, इतना ज़्यादा नुकसान होता है इस समय। फिर देखते हैं हम लोग ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है जिसमें जेम्स सेकेंड को ओवरथ्रो कर दिया जाता है और देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। फिर राइज ऑफ रैशनलिज्म साइंटिफिक इंक्वायरी, तो इस समय हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूटन का इन्फ्लुएंस था। रॉयल सोसाइटी को 1660 में फाउंड कर लिया गया था और लोग इस समय साइंटिफिक वे में सोचना शुरू कर दिए थे। लैंग्वेज देखें तो शिफ्ट फ्रॉम द ऑर्डिनेट एंड इमोशनल लैंग्वेज ऑफ द रेनेसा टू क्लैरिटी विट एंड प्रिसीजन, मतलब अब लोग इमोशनल लैंग्वेज का यूज ना करके क्लैरिटी का, विट का, सटायर का यूज कर रहे थे। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर एंड मैनर्स ड्यू टू चार्ल्स सेकेंड एग्जाइल इन फ्रांस, क्या देखते हैं कि चार्ल्स सेकेंड जो आते हैं वो फ्रांस से आते हैं, इसीलिए उसके कारण फ्रांस का लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है इंग्लिश लिटरेचर में। राइज ऑफ सटायर, हीरोइक कपलेट, रियलिज्म, कॉमेडी ऑफ मैनर इस समय स्टार्ट हो जाते हैं। लोग सटायर का यूज करके, हीरोइक कपलेट का यूज करके लिखा कर रहे थे। लैंग्वेज बिकम मोर डिफाइंड विथ एम्फेसाइज ऑन बैलेंस, ऑर्डर एंड रीजन। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्टोरेशन लिटरेचर का। तो इस समय इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल, मतलब जो भी इस समय के राइटर्स थे वो क्लासिकल राइटर को फॉलो कर रहे थे, उनके तरह ही लिखने की कोशिश कर रहे थे, उनका ही वर्क को ट्रांसलेट कर रहे थे। ड्राइडन एंड अदर फॉलोड हॉरेस, वर्जिल, ये सारे राइटर्स को फॉलो कर रहे थे। विट एंड सटायर का यूज, मतलब दिमाग से यूज कर रहे हैं, दिमाग का यूज करके लिखना, पॉलिटिक्स को लिखना, सोसाइटी को सटायर करना, उसके जो भी ह्यूमन फॉलीज है, कुछ इंसान में जो बुराई है उसको दिखाने की कोशिश करना, बट इस तरह वे में कि लोगों को बुरा ना लगे और लोगों को समझ में आ जाए कि मेरे पे सटायर किया जा रहा है, व्यंग करना। फिर इंटरेस्ट इन ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर, इस समय देखते हैं कि लोग ह्यूमन नेचर पे लिखना शुरू कर दिए थे कि अपर क्लास के लोग कैसे कर रहे हैं, वो अपने
अपने आप को सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए किस तरह का रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और उसमें उसका रूल्स को दिखा के लोग का मजाक उड़ाया जा रहा है कि मतलब वो लोग कितना ज़्यादा अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं और वो कॉमन चीज़ को कैसे इग्नोर कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये सारे ह्यूमन नेचर पे लिखा जाने लगा था ड्रामा वगैरह। ड्रामा रिवाइव्ड, जो ड्रामा देखे थे हम लोग बंद हो गया था, थिएटर बंद हो गया था, अब सब कुछ स्टार्ट हो गया है और वुमेन वेर अलाउड ऑन स्टेज ऑन द फर्स्ट टाइम। फिर सेकुलर थीम देखते हैं तो लेस फोकस ऑन रिलीजियस राइटिंग कंपेरेटिव प्रीवियस एरा। देखिए तो कॉमनवेल्थ एज में क्या था कि रिलीजियस राइटिंग दिखा जाता था ओनली, अब क्या है रिलीजियस राइटिंग कम हो गया था और डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग स्टार्ट हो गया था। हीरोइक कपलेट का यूज हो रहा था जो कि पॉपुलर था इन पोइट्री में। फिर इंटरेस्ट इन साइंस, पॉलिटिक्स, ह्यूमन बिहेवियर ओवर रिलीजियस थीम। तो हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन था इस समय जनराज का। तो पोइट्री क्या था, सटारिकल एंड पॉलिटिकल लिखा जा रहा था, हीरोइक कपलेट का यूज कर रहे थे इसमें। ड्राइडन जो था वो डोमिनेटेड था इस समय लिखने के लिए, वो ड्राइडन बहुत ज़्यादा ही अपना पोइट्रीज वगैरह लिख रहे थे, इसलिए इसे एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ड्रामा देखे तो रिस्टोरेशन कॉमेडी लिखा जा रहा था, कॉमेडी ऑफ मैनर में, और इसमें विट का, सेक्सुअल सटायर का, कॉमेडी का यूज किया जा रहा था, और ये कॉनग्रेव इथरेज के द्वारा लिखा जा रहा था। हीरोइक ट्रेजेडी फोकस ऑन ग्रैंड थीम एंड नॉर्मल कैरेक्टर्स। वुमेन बिगन एक्टिंग ऑन स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वुमेन्स को भी अलाउ किया गया था कि ड्रामा में एक्ट किया जा सकता है। पहले जो वुमेन्स का कैरेक्टर था वो मेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था ड्रामा में। अब क्या देखते हैं कि इस समय एसे लिखना स्टार्ट हो गया था और ड्राइडन ने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी लिखा था इस एज में। तो मेजर राइटर देखे तो विलियम कॉनग्रेव थे जो कि ड्रामा लिख रहे थे। इनका द वे ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। फिर अपरा बेन का द रॉबर जो लिखा गया था, और ये फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन प्ले राइट थी, इससे पहले कोई भी वुमेन नहीं थी जो कि लिख रही थी। फिर जॉन ड्राइडन जिन्होंने ऑल फॉर लव, मैरिज लाडो मोड लिखा था। फिर पोइट्री देखते ड्राइडन ने पोइट्री और ड्रामा दोनों में लिखा था। तो एप्सिलॉन एक्टोफिल मैक फ्लेक्नो उनका पोइट्री था जो कि बहुत फेमस है। सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रास था जो कि मॉक एपिक सटायर है। फिर प्रोज रेसे देखे तो जॉन बनियन का द पिलग्रिम प्रोग्रेस था। जॉन लॉक का एन ऐसी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग था। सर विलियम टेम्पल का और विलियम पेप्स ने डायरी लिखना शुरू कर दिया था इस एज में ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अगस्तियन एज का लिटरेचर कैसा था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।